My dear, yes, my dear student, then the chapter you were reading, The Rise of Nationalism in Europe, उसके अगले की कहानी है ये. However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. हालांकि जो एरिया कॉन्कर किए गए थे, जीते गए थे नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच, जो लोकल पॉपुलेशन का रिएक्शन था फ्रेंच के लिए, फ्रेंच रूल के लिए, वर मिक्स्ड. वो मिक्स था एक्चुअली. सम वर सपोर्टिव एंड सम वर not in the support of the Napoleon Bonaparte. They were not agree. Initially in many places such as Holland, actually क्या ना बहुत स्मार्ट था बोनापार्टे. देखिए किस तरीके से उसने काम किया. In many places, स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली स्टार्टिंग में, in many places such as Holland, स्विट्जरलैंड, और साथ ही साथ as well as certain cities like Brussels, Milan and Warsaw, the French armies were welcome to हर्विंगर्स ऑफ लिबर्टी. हर्विंगर्स मतलब सूचक कह सकते हो इसका सिंबल, कि मतलब लिबर्टी के सूचक माने गए वो. इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था कि ही वाज वेरी मच लिबरेट. कौन? नेपोलियन बोनापार्टे. तो जो हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड था, या कुछ जो ब्रुसेल्स वगैरह जो एरिया थे, उन सब में बहुत ही ज़्यादा वेलकम की गई लिबर्टी को. बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टालिटी. लेकिन जो इनिशियल इंथुजियाज्म, ईगरनेस था इन कंट्रीज के लोगों में नेपोलियन बोनापार्टे को लेकर, वो जल्द ही किसमें, हॉस्टालिटी में चेंज हो गया, क्रूरता में चेंज हो गया, नफरत में चेंज हो गया. क्या हुआ? एज इट became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. क्योंकि ये क्लियर हो गया था that the new administrative, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अरेंजमेंट्स था, वो हैंड इन नहीं जा रहा था पॉलिटिकल फ्रीडम के. इट मीन्स पॉलिटिकल पावर जितनी भी थी, दैट वर कैप्ट बाय नेपोलियन बोनापार्टे. जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स थी उसने अपने पास रखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कर दिए थे. इंक्रीज टैक्सेशन, उसने क्या करा, टैक्सेस बढ़ा दिए. सेंसरशिप, मतलब कि अब कुछ भी पब्लिश होना था, कुछ भी छप रहा था, तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल द परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम हिम. फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस, मतलब रिक्रूटमेंट है ये, इनटू द फ्रेंच आर्मी. जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में जॉब दी जाती थी. रिक्वायर्ड टू द कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप. क्यों 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 वो करते थे इस चीज के लिए? क्योंकि उनको पूरे यूरोप को जीतना था, पूरे यूरोप को जीतना था. ऑल सीम्ड आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. अब आउटवेज का सब झुकाव, तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज हैपनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डन बाय नेपोलियन बोनापार्टे. आप समझने की कोशिश करें व्हाट वी हैव रेड टुडे इन दिस पैराग्राफ, कि स्टार्टिंग में तो जो कंट्रीज थी हमारी, आपकी हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, या कुछ सर्टेन एरिया ब्रुसेल्स वगैरह के थे, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड. उन्होंने कहा पॉलिटिकल जो सिस्टम जो चेंज हुआ है वो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम जो चेंज किया, और बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज लाया, तो दे ऑल वर एग्री अपॉन एट द इनिशियल पोजीशन. बट जल्द ही क्या हुआ, उनको जो इंथुसियाज्म था वो हॉस्टालिटी में चेंज हो गया. उनको समझ आने लगा कि नेपोलियन बोनापार्टे इज नॉट अ लिबरेटर, ही इज जस्ट एन डिक्टेटर. ही इज जस्ट अ डिक्टेटर. क्योंकि उसने क्या किया था, पॉलिटिकल फ्रीडम, उसने पॉलिटिकल डिवीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया था कंट्रीज का, वो इस तरीके से किया था कि उनका कोई जो डिवीजन इस तरीके से किया था कि उसके बगैर काम ना चल पाए, नेपोलियन बोनापार्टे के बगैर काम ना चल पाए. मतलब हेड वो खुद बना रहा, इसीलिए उसने पॉलिटिकल फ्रीडम किसी को नहीं दी. पॉलिटिकल फ्रीडम किसी को नहीं दी. जैसे चाइना में है ना कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी बने, लेकिन एब्सोल्यूट पावर एक ही के हाथ में रहती है, वन पार्टी सिस्टम. इन द सेम वे ही इंट्रोड्यूस्ड दैट. The next topic is the making of nationalism in Europe. अब देखिए क्या था कि how the nationalism was spreading in Europe. यूरोप में कैसे नेशनलिज्म फैल रहा था. If you look at the map of mid 18th century, आप अगर 18वीं mid 18th century का मैप देखें यूरोप का, तो you will find that there was no nation state as we knew them today. तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं है, सब किंगडम्स थे, सब किंगडम्स थे. लोगों की राजधानियाँ थी, किंग्स थे वहाँ पर, छोटे छोटे डिविजन्स में बटी हुई थी पावर्स. ठीक है. व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, जो हम जिसको आज जर्मनी बोलते हैं, इटली है या स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वॉट डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. वो किस में डिवाइड थी? किंगडम्स में डिवाइड थी, राजधानियों में, डचीज में, काइंड ऑफ अ किंगडम, एंड कैंटून्स काइंड ऑफ अ किंगडम्स. अलग अलग जगहों पर नाम थे ये. वेयर रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, जहाँ पर रूलर्स के पास पूरी पावर होता थी. ऑटोनोमस टेरिटरीज का मतलब वही
बेटा, उनका बेटा राजा, ये सब बनते रहते थे। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वो किस कंट्रोल में थे? ऑटोक्रेटिक मोनार्की के कंट्रोल में थे। इट मीन्स अ काइंड ऑफ मोनार्की ओनली इट इज। विदिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, उन टेरिटरीज में जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. उन्होंने कभी भी अपने आप को एक कॉमन कल्चर के रूप में या कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखा। They used to consider themselves different. अलग अलग राजा जो थे अलग अलग अपने आप को समझते थे। They never thought that they are the one. The same like in India it used to be happen before the Britishers came to our country. Often they even spoke different languages, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, and belong to different ethnic groups, और अलग अलग सामाजिक ग्रुप से भी वो belong करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria, जो Habsburg Empire थी जो कहाँ रूल करते थे? ऑस्ट्रिया और हंगरी पर। फॉर एग्जाम्पल was a patchwork of many different regions and people. वो अलग अलग रीजन्स थे, उसमें छोटे छोटे पैचवर्क मतलब छोटे छोटे रीजन थे और अलग अलग लोग थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, इसमें अल्पाइन माउंटेन है, अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेनटेनलैंड, दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस। ये छोटी छोटी जगहें थी। एज वेल एज द बोमिया भी थी। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच एंड पावरफुल लोग कह सकते हो, जो कौन सी थी? जर्मन स्पीकिंग थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, इसमें कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे ऑफ लोम्बार्डे के एंड बीना के। ठीक है, अब बीना वर्ड याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इन हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar लैंग्वेज है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो कम से कम magyar लैंग्वेज बोलती थी। वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, जबकि बाकी क्या थी? अलग अलग प्रकार की बहुत सारी डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस को बोला करते थे। इन गैलिसिया जगह का नाम है। द एरिस्टोक्रेसी, ये सब राजधानी नहीं, छोटी छोटी किंगडम्स है ना, जिनको आज हम कंट्रीज के नाम से जानते हैं अलग अलग। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, एरिस्टोक्रेसी तो रिच एंड पावरफुल लोग जो थे वो पॉलिश बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इनके अलावा जो तीन डोमिनेंट ग्रुप्स थे, दे ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर की बाउंड्रीज पर ही रहा करते थे। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स, और जो पीजेंट पीपल थे, जो किसान थे, वोमिनस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, ये प्रजातियों के नाम है ना, स्लोबन्स इन करोनेडा, क्रोट्स टू द साउथ एंड रुमेन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसलेवेनिया, इन जगहों के सबके नाम है और कम्युनिटीज के नाम है जो रहा करते थे। Such differences did not early promote to sense of political unity. Starting में उन्होंने कोई political unity नहीं बनाई, and that is why they always remained scattered. इसलिए वो सब अलग अलग ही रहे। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiances to the empire. जो उनको बांध के रखती थी, या जो टाई बाइंडिंग थी डाइवर्स ग्रुप्स को टुगेदर एक साथ करने का, कॉमन एलिजेंस मतलब उनकी रीति रिवाज थे, बस वो सिर्फ उनको एक साथ बांध के रखते थे। रेस्ट दे वर नॉट यूनाइटेड एट ऑल, दे डिड नॉट एवर आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ए कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, तो फिर नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया आया कैसे? मतलब एवरीबॉडी वाज डिफरेंट, छोटे छोटे डाइवर्स कल्चर्स थे, अलग अलग मानने को तैयार नहीं थे एक दूसरे को, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? देखिए अब 2.1 आपका जो है टॉपिक, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब भी रिच एंड पावरफुल लोग होते हैं, ध्यान रखना। सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास, जो वहां पर रहते थे एरिस्टोक्रेटिक लोग, वो क्या थे? डोमिनेंट क्लास थे ऑन द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके रखा हुआ डोमिनेंट का मतलब। द नंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ that cut across the regional divisions. अब number of this class were united, ये सारे लोग जो थे united थे एक common base है, they used to follow the same custom and culture of life that cut across regional divisions, जो कि regional divisions को अलग करते थे। जो regional divisions थे, क्षेत्रीय जो अलगाववाद होता, उनसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। they were united। कौन? aristocratic। they owned states in countryside, उनकी जमीनें हुआ करती थी कहाँ? गाँव में।
कंट्री साइड में, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और शहर में भी उनकी जगह हुआ करती थी, और घर भी हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी पर्पज के लिए, डिप्लोमेसी के मतलब सही से एक बात ना बताना जिससे लोग दूसरे समझ ना पाए, इस पर्पज के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। एंड इन द हाई सोसाइटी, समाज में, ऊंचे समाज में, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, उनकी फैमिली, जो अरिस्टोक्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं, उनकी फैमिली अक्सर शादी करके आपस में बाइंडिंग करती थी, जुड़ी रहती थी। देयर पावरफुल, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर, हालांकि ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वॉज हाउएवर न्यूमरिकली स्मॉल ग्रुप, लेकिन थे ये कम, लेकिन थे ये कम, स्मॉल ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीसेंट्री, ज्यादातर लोग थे वो गरीब किसान, पीसेंट्री थी। टू द बेस्ट, बेस्ट में क्या था, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय टीनेंट एंड स्मॉल ओनर्स, तो बेस्ट में क्या था कि ज्यादातर जो जमीन थी वो किसके द्वारा फॉर्म की जाती थी, किसके द्वारा जोती जाती थी, टीनेंट के द्वारा, मतलब किराए पर लोगों को अपॉइंट किया जाता था, और स्मॉल ओनर्स, और छोटे छोटे ओनर्स जो थे। वाइल इन ईस्टर्न, लेकिन ईस्टर्न में क्या था, एंड सेंट्रल यूरोप में, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट, वहां पर पैटर्न क्या था लैंड होल्डिंग का, बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, बड़े बड़े फॉर्म हुआ करते थे, विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, और जो गुलामों के द्वारा इन पर खेती करवाई जाती थी। एंड द नेक्स्ट इज, अब उसके अलावा इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, और वेस्टर्न का एरिया जो था, या यूरोप के जो एरियाज थे सेंट्रल यूरोप के, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, और जब व्यापार बढ़ा तो इसका सीधा सीधा मतलब था ग्रोथ ऑफ टाउन्स, टाउन्स बढ़े, एंड एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, और कमर्शियल क्लासेस भी इमर्ज हुई, इट मीन्स बिजनेसमैन, whose existence was based on production for the market, जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ किस बेस पे था, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट की, अगर प्रोडक्शन हुआ है उस बेस पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो इंग्लैंड में बढ़ने लगी, शुरू हो गई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। बट इन द फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन, लेकिन फ्रांस और जर्मन के जो पार्ट्स थे स्टेट, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यहाँ पर सिर्फ 19th सेंचुरी में ही बिजनेस स्टार्ट हुआ। इन इट्स वेक, इनकी स्टार्टिंग में जगाया गया, मतलब न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बीइंग, एक नए सामाजिक ग्रुप आया, कौन सा था वो, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, कौन सा ग्रुप था वो, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन थी, और जो मिडिल क्लास थे वो कौन बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन बन गए, तो मतलब एरिस्टोक्रेटिक हमने हेडिंग में पढ़ा है, और दूसरे कौन, ये मिडिल क्लास, जो कि अमीर लोग बन गए, बिजनेसमैन बन गए, वो प्रोफेशनल्स बन गए, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, ये ग्रुप कम थे नंबर में, टिल द 19th सेंचुरी, कब तक, 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, अमीरों के बीच, लिबरल मिडिल क्लासेस के बीच, एंड द आइडिया ऑफ नेशनल, that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। abolitions का मतलब ये था कि एरिस्टोक्रेटिक लोगों को हटाना, उनके जो प्रिविलेजेस थे उनको रिमूव करना ही एक प्रकार का नेशनलिज्म था उस समय फ्रांस में। For today it is enough, my student, read listen this video again and again।